दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं एक बेबाक और आत्महंता आत्मकथा अपनी खबर, जिसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। दोस्तों, अब तक मैं इस आत्मकथा अपनी खबर के 13 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए आत्मकथा अपनी खबर के 14वें अध्याय पंडित कमलापति त्रिपाठी का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनाचली के स्वर में। सो तुम जीते कमला, और बहुत खूब जीते। अभी गत कल की ही तो बात है, तुम प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। उन्हीं दिनों लखनऊ में मैं भी मोहक मिनिस्टर श्री केशव देव मालवीय जी का मेहमान था, अतः सहज ही उस जलसे में हाजिर था जिसके तुम जनाबे सदर थे। पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने के बाद ही मंच से दर्शकों के बीच में आने पर मुझे पहचान तुमने मेरे कंधे पर परिचित हाथ रखा था, और परिचित ही अदा में मैंने गुजारिश की थी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष से कि आगामी कल के जलसे में मुझे भी चंद अल्फाज बोलने की इजाज़त दें, लेकिन तुमने तुरंत ना कर दिया था। तुम न जाने क्या बोलो, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। तब तुम मिनिस्टर नहीं, महज एक एमएलए थे, लेकिन तब भी तपना तुमने प्रायः मिनिस्टरों की तरह शुरू कर दिया था। मैं रहता था मिर्जापुर तथा मतवाला वाले महादेव सेठ के योग्य पुत्र के चलते फिर से प्रकाशित मतवाला का संपादक था। दूसरे दिन तुमने सभा में मुझे बोलने नहीं दिया था। 5वें दिन अपने पेपर में मैंने तुम्हारे दर्शन की, भाषण की, हिंदी साहित्यिक आसन पर से पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री पंत के पद पल्लव पकड़ने के आचरण की भर्त्सना की थी, जरा भी अपना तो दिखाए बगैर। इसके बाद मिर्जापुर से बनारस जाने पर जानबूझकर तुम्हारी प्रतिक्रिया ताड़ने के लिए मैं तुम्हारे घर गया था। दरबार तुम्हारा भरा था, मैंने देखा। मुझे देखते ही चेहरे पर अहंकार तुम्हारा उभरा था। मेरी तरफ से दीठ हटा पीठ दिखाते तीव्र तिरस्कार से तुमने कहा था, कोई मुझसे पॉलिटिक्स में भिड़ावे फिर देखे। उस समय मैंने नहीं समझा था कि तुम्हारे इस पॉलिटिक्स परिज्ञान अहंकार के पीछे इतना कूट प्रभुत्वपूर्ण पावर था। तुम सिंचाई मंत्री बन गए, तब भी मैंने अहंकार योग्य कोई खुसूसियत तुम में नहीं देखी थी। लेकिन जब काल ने तुम्हारे पक्ष में कीक मार सीबी गुप्त को पाताल पठाया और संपूर्णानंद को प्रांतीय प्रभुत्व के आकाश की तरफ उछाला, तब जैसे रातों रात तुम्हारा साइज यूपी के पाताल से नक्षत्र ग्रह चंद्राक मंडल आकाश तक विराट हो गया। तुम्हारा यह विराट रूप मुझे बहुत ही भाया। जीवन में जीवट से डटने की क्षमता, बल, पावर मुझे बहुत ही सुहाते हैं। मैंने कहा भाते हैं, सुहाते हैं, लुभाते ये मुझे उतना नहीं। देखो तो जब से तुम पावर में हो, मेरी तुम्हारी भेंट तक नहीं। लखनऊ तो दूर, मैं बनारस भी नहीं गया, मिर्जापुर नहीं गया। तब से जब से तुम वैसे शक्तिशाली बने जिसकी कल्पना तक मैं न कर पा सका था, वैसे ही, ठीक वैसे ही कमला जैसे अलिफ लैला के दीन अलादीन को अपने ही हाथ के चिराग में प्रचंड शक्तिशाली जीन के होने की कल्पना तक नहीं थी। विश्वास रखो, मैं तुम पर एक अक्षर भी न लिखता। यह सब तो अपना अहंकार प्रकट करने के लिए लिखा है, खासकर प्रांत में उन साहित्यिकों, कलमबाजों, आचार्यों तथा कथित प्रतिभाशालियों पर जो आज तुम्हारे प्रसाद से प्रसादी लाल बने हुए हैं। मेरा दावा है आज यूपी में जो भी तुम्हारे सामने झुककर संपूर्ण आनंदित हैं, वे सभी मेरे सामने भी सरासर झुके हुए हैं। याद करो तो सन 1921 ईस्वी की घटना। गांधी जी काशी आए हुए थे और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 2 मंजिले पर हिंदू विश्वविद्यालय के एक से एक विवेकी आचार्य को असहयोग का प्रोग्राम सुतर्कित रीति से समझा रहे थे, और तुम थे और मैं था। हमने तय किया था कि महात्मा जी जब गोष्ठी वाले कमरे के बाहर निकलें, तब अचानक लपक कर पावन चरण स्पर्श किया जाए, और हम कर गुजरे लड़कपन। बड़े बड़ों के आगे आगे आते गांधी जी के गतिवान चरण एक ओर से तुमने और एक ओर से मैंने पकड़ ही लिए थे। गांधी जी चमक कर शांत रह गए थे। मुझे याद है मेरे हाथ में उनका दाहिना चरण आया था और तुम्हारे हाथ बायां। युग पुरुष के वाम पद की विभूति अगर वही है जिससे तुम मंडित हो कमलापति पंडित, तब महात्मा के दक्षिण पद की विभूति में क्या होगा, उसकी कल्पना की अनुभूति भी ब्रह्म पद प्रसूति मालूम पड़ती है। महात्मा पद रज ग्रहण के चंद ही दिनों बाद इस बात पर मेरी तुम्हारी 5-5 रुपए की शर्त लगी थी
कि आगे जेल कौन जाता है। जेल तुम भी गए, लेकिन मैं तुमसे पहले पहुंचा था और हम दोनों एक ही भाव में, एक ही बैरक में, एक ही झीरी में, एक ही जेल में सन 1920 उसी जेल में उसी समय कृपलानी जी, संपूर्णानंद जी और सारी यूपी के कई सौ पॉलिटिकल बंदी थे। आज यह सब मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम में जो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, उसमें मैं हूँ। भले मैं ही न हूँ, तुम्हारे पूज्य पिता परम पंडित थे, तुम्हारे भारत विख्यात नाना जी परम पंडित थे, लेकिन जेल तो मैं ही तुम्हें ले गया, अखबार नवीसी की तरफ तो मैं ही तुम्हें ले गया। मतलब महज यह कि तुम्हारे शुभ से मेरा अनुराग आज भी है और अशुभ में भगवान न करे किसी का अनुराग हो। हरिश्चंद्र ने कहा कोई हमसे सत्य में भिड़ाए, रामचंद्र ने कहा कोई हमसे मर्यादा में भिड़ाए, गौतम बुद्ध ने कहा कोई मुझसे करुणा में भिड़ाए, लेकिन कमलापति पंडित ने पलटा देकर कहा कोई हमसे पॉलिटिक्स में भिड़ाए। तो कमला, इस पॉलिटिक्स में तुम्हारे सत्य, मर्यादा और करुणा तो होगी ही। यह मॉडर्न पॉलिटिक्स उक्त गुणों से विरहित होता है। भाई रे, दुहाई है, इतना बड़ा हो गया चुनार का पड़वा, पर पूछो तो पॉलिटिक्स का प भी लिखना मुझे नहीं आता। जब तुम कृषि या सिंचाई मंत्री बने थे, मैं संयोग से लखनऊ में था, तुम्हारे यहाँ गया। जो तुम अंदर थे, बाहर दरबार लगा था। तुम बाहर आए तो स्वर्गीय परमहंस राघव दास ने तुम्हें सुनाया था कि उग्र जी कह रहे थे कि काम अभी छोटे भाई कर रहे हैं, बड़े भाई का नंबर बाद में आएगा। शायद परमहंस जी का कथन तुम्हें सुहाया नहीं था। मैं दिन गया तो तुम्हारे तकलिए में सुलभ हुए थे। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के बाहर ही रहा, अक्सर पत्रों में पढ़ता तुम्हारे बारे में। कमाल मेरे भाई, तुमने कर दिखा दिया, लेकिन किसको दिखाया? बेचन को, परिवारियों को, रिश्तेदारों को, या बनारस वालों को, या प्रदेश की भूखी दुखी जनता को? काफी दिनों तक तुम शक्तिशाली रहे। इस अरसे में जनता का हित कितना हुआ मैं नहीं जानता। मैं लखनऊ से काफी दूर रहता हूँ, लेकिन इसी के उत्तर में तुम्हारा भविष्य है, यह मैं जानता हूँ। मालूम नहीं कमला कि या तुम भले हो या बुरे, बुरे हो तो बुरा नहीं, चारों ओर ही बुरे हैं। परंतु यदि भले हो तुम मेरी जान, तो आज बहुत ही भले लगोगे, क्योंकि भले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आत्मकथा अपनी खबर के 14वें अध्याय पंडित कमलापति त्रिपाठी का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए आत्मकथा अपनी खबर के 15वें अध्याय बनारस और कलकत्ता का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। जब मैं चुनार से बनारस पढ़ने आया, तब मन ही मन अपने सामाजिक स्टेटस पर बड़ा ही लज्जित जैसा महसूस करता था। गूढ़हीन, गरीब, गरहित चरित्र। लेकिन साल 2 साल रहकर जब काशी में कलयुगी रंग देखे, तब दुखदाई होने पर भी चरित्रहीनता में मेरा बड़ा भाई मन के मुकाबले में मासा मात्र मालूम पड़ा। माफी जलालपुर गांव वाले जिसे पाप मानते थे, चुनार वाले चरित्रहीनता, बनारस वालों की नज़र में वह रोजमर्रा था। आंखें नीचे कर चल रहे, कहावत की बहू से सास ने कहा था। बनारस वाले आंखों ही से बलात्कार करते हैं। भारतेंदु हरिचंद ने जो छत्ती के दरवाजे से देखा था, नीचे ठठेरी बाजार में किसी परम सुंदरी रमणी के पीछे पीछे कनफटे बाबा को ताक झाक में जाते और कहा, मृग नैनी को नैन सर, बाबा जी को लाग, गयो कमंडल में चरनानो बैराग। चुनार में चित्त या पट पातक को पापी छिपाने की कोशिश करता, लेकिन बनारस में उसी को मजाक ही मजाक में मुस्कबुक की तरह हवा के हवाले किया जाता। कैसा भी अधम पातकी समाज के परम पावन की तरफ अंगुली उठाकर उसको प्रमाणित कर सकता था। पाखंडी परम, हृदयान, मुखान, डूब कर निगलने वाला घौरप। सेंट्रल जेल में पहुंचने पर 11 अपराधी तक सत दोबारा और से 12 अपराधियों को देख लेता है, स्वयं से कहीं भयानकतर। तब जब उसे जो आत्मसंतोष होता है, वही संतोष चुनार से बदमाशी सीख कर आने के बाद बनारस के एक से एक प्रतिभाशाली भाग्यशाली बदमाशों को देखने पर मुझे हुआ। फलतः मन से हीनता की भावना धूल सी गई। लगा यहाँ यही सही कि करो कुछ बताओ कुछ, या करो भी बताओ भी। डरो क्यों? आलोचक ऊपरी मात्र होते हैं, नहीं तो यहाँ दूसरे की खबर लेने की फुर्सत भला किस आदमी को है। सामने पड़े, झट से राय दी और आगे बढ़े, और भूल गए सो छान छान। किसी रंडी भड़वे की न मान। काशी की हवा में ज्ञान इस कदर की शंकराचार्य से वहाँ का चंडाल बहस कर बैठा था। मंडन मिश्र की मधुरन
दो चार सुना गई थी। काशी के तोते तक शंकराचार्य से संस्कृत में टरर टरर करने की हिमाकत कर सकते थे। जब मैं विद्यार्थी था तब की काशी में प्रियमबदा मजदूर में थी, चारवाक चंडाल थे, टरर टरर तोता रटंत सूत्रीधारी द्विज थे, अलबत्ता नहीं थे तो करुणामयी सन्यासी दार्शनिक दिव्य शंकराचार्य महाराज। कुछ लोग कमजोर भी होते हैं और कुरूप भी। कमजोरी भी अगर कट वाली हो, अदा वाली हो तो कलामयी हो उठती है। मेरे एक परम आदरणीय बंधु थे, अच्छे पढ़े लिखे, खासे खाते पीते, कविता का शौक, कसरत का शौक, दिल फेंक यार। जवानी में खाकी खिलाड़ी नौजवान की सुगठित देह देखी और फिदा हो गए। बरसों उनकी भावुकता उस देही के गिर्द भ्रमराती रही। ब्याह और दो तीन बच्चे तक हो जाने के बाद जनाब की नमकीन निगाहों में दाल मंडी की एक तवायफ नाची गई। हजरत का रोम रोम गा चला बसंत बहार ललकार ललकार। पत्नी से भी जनाब ने बतला दिया कि उनकी जान की राहत तो फला जान है। वह मुझसे उम्र में दुने रहे होंगे, ज्यादा ही, लेकिन घंटे घंटे भर वह उसी तवायफ के नाक नक्श के फसाने मजनू मुख बनाए गाते रहते। बात यह थी कि औकात वाले दिखने पर भी वह दिल ही फेंक सकते थे, दिल मोदाम नहीं। और वह थी रंडी, मजनू को भी खाली हाथ देख झाड़ू उठाने वाली और न मालूम खां पर भी टके पाते ही टकटकी लगाने वाली। सो मेरे यार का इश्क बेकरार बसंत बहार के आगे न जा पाता। श्रीमान मासुक की तरह सज धज कर दाल मंडी जाते, क्या साजबाज। घंटे भर में दाढ़ी बनाते, आधे घंटे तक मूछों का कर्व या बाकपन संवारते, होठ देखते, नासिका पर सपाटक हाथ फेरते, कपड़ों पर स्त्री ब्रश करके भूल जाते, फिर करते। ज्यादा समय वह पूजा में लगाते थे या अंग्रेजी बूट पर पालिश करने में, कहना कठिन है। इसके बाद महफिल में जिस आहिस्तगी से उन दिनों तवायफें सजा करती थी, उसी आराम से लैस होकर, हाथ में छड़ी, सर पर कश्ती नुमा टोपी ओढ़े, महाशय जी दाल मंडी की उस तयाब के दीवारों को चलते, जेब में हद से हद रुपया आने की खेरची लिए। उस वेश्या के ठीक सामने वाली पानों की दुकान पर 2 पैसों की गिलोरियां खाने के बाद यह मेरा बाका यार 9 बजे से 12 बजे तक रात उस मंगलामुखी की तरफ देखता ही जैसे सूरजमुखी देखे सूरज की तरफ, अनवरत, एक पांव पर पुलकित, गात पात पात। कहते तो नहीं थे, पर सोचते वह मन ही मन में यही थे कि पैसे नहीं है जेब में तो क्या, बड़ी काया तो है, बड़ी आंखें, खड़ी खड़ी मूछें तो हैं। फिर विश्वनाथ अन्नपूर्णा दर्शन के पुण्य, पूजा पाठ का प्रभाव, वह सोचते कि आंखों से उस वार वनिता को अर्श से फर्श पर खींच लाएंगे। लेकिन पैसे से खींचने वाली ऐसे वैसे तैसे तैसे कैसे खींचती। मेरे मित्र के इस फोटक इश्क पर उनका भांजा खूब ही हंसता। वह भी जवान तगड़ा बनारसी था। उसने मामा जी के प्रेम को नामर्दों का प्रेम बतलाया। वह किसी दिन जब मामा जी पान की दुकान पर खड़े वेश्या को घूर रहे थे, तब 10-20 रुपए लेकर उसी रूपा के कोठे पर चढ़ गया। इसके जरा ही बाद फरसे मामा जी ने देखा कि उनका योग्य भांजा उनके सपनों की रानी के गाल से गाल सटाए खुशहाल निहाल अर्श पर था। इस पर महाशय का दिल कुछ ऐसा चकनाचूर हुआ कि तबीयत हरी रखने के लिए हजरत ससुराल चले गए। 8 बरस से नहीं गए थे जहाँ, वहाँ जाकर क्या देखते हैं। 8 साल पहले उनकी जो साली 10 साल की थी, वह अब 18 की हो गई थी। ब्याह उसका कई वर्ष पूर्व हो चुका था, लेकिन आराम से उस पर निगाह बनारसी रसग की आप पड़ी थी। ओहो, इसका नक्शा वही है जो उस वेश्या का। दोनों ही जैसे गुलाब के फूल। इस फर्क के साथ कि वेश्या का रस सूख रहा था और साली सरासर रसाली थी। मेरे मित्र बातों के सौदागर होने के सबब प्रभाव सामने वाले पर गुरुवाई भरा फौरन डाल देते थे। उनका साला चेले की तरह उनके प्रभाव में था। सो उन्होंने साले से कहा साफ शब्दों में कि उन्हें उसकी छोटी बहन जच गई है। सो उसे उनके कमरे में वह किसी बहाने भेजे और समझदार पढ़े लिखे साले ने आचरण पर संदेह किए बगैर छोटी बहन को बड़े बहनोई के कमरे में भेज दिया। और हिमाकत यह कि ससुराल से लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी को भी बतला दिया। छोटी बहन विजय की वार्ता फलता इसके तीसरे ही दिन जेठ की दोपहरी में दुछत्ती के कमरे में झांकने पर बनारसी रसग ने देखा। क्या देखा? देखा उनकी पत्नी उन्हीं के तगड़े सुदर्शन कुंवारे छोटे भाई का अधरपान कर रही है। पिपासा कुल, मुझे कहना चाहिए कि वह स्पोर्ट थे। चुपचाप दबे पांव छत से बैठक में आ रहे थे। मुझे कहना चाहिए कि वह साधु थे।
सारे का सारा यह किस्सा उन्होंने सरल सुभाव, छुआ छल नहीं, मुझे सुना दिया। मुझे कहना चाहिए, ऐसे अल्हड़ बिल्हड़ आदमी ऐबों के बावजूद मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। कौन है बेऐब? बेऐब बस एक खुदा की जात है। खुदा जात। बावन के हाथ की लेखनी भूल ही जाती है कि यह एटम युग है और राकेटों में कुत्ते और बंदर अंतरिक्ष की तरफ उड़ाए जा रहे हैं, अल्लाह के आसन की तरफ भूकने, बंदर घुड़कियां दिखलाने के लिए। मनार देखने के बाद चुनार वाली इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स मेरे मन से जाती रही। इस चर्चा में यह वर्णन हुआ है, चुनार में फिर भी लुके छिपे जुआ होता, लेकिन बनारस में तो बागों में, बंगलों में, बजड़ों पर एक तरह खुलेआम जुआ होता। शराबें होती, सुंदरियां होती, वार नारी जार नारी। चुनार में तब 2 ही 4 वेश्याएं घोड़ चढ़ी रही होंगी, सो भी शहर से दूर, सराय के नज़दीक। बनारस में पब्लिक परियां 20 शहर में 7 की संख्या में प्रगट वेश्यालयों में थीं और 7 ही संख्या में अप्रगट वेश्यालयों में। ऐसी रसलियों की कमाई चुनार में संभ्रांतों की नहीं, बदमाशों और ब्रिटिश टामियों की थी, जो इन्हें लाल बीबी कहा करते थे। लेकिन बनारस की बिगड़ी औरतों की गहरी सही कमाई वहाँ के छिपे प्रगट रुस्तम मंचले बुद्धि और धनपतियों की थी। दोस्तों, अब सुनिए कलकत्ता। यद्यपि विश्वनाथ जी त्रिपाठी चुनार चले गए हैं, फिर भी चुनार के ही एक मुंशी जी उन्हीं के साथ रहते हैं। यह होंगे, मैं आपको अपने आदमी के साथ त्रिपाठी जी के स्थान पर सिंधी बागान में पहुंचवा देता हूं। मुझे निराश हताश देख, संभवतः मेरी दिक्कत समझकर सहृदय मूलचंद जी अग्रवाल ने कहा था, विश्वनाथ भाई के साथ चुनार के जो मुंशी जी रहा करते थे वह मेरे परिचित ही नहीं, यजमान भी थे। उसी दिन उन्होंने चुनार सूचना भेज दी कि बेचन भाग आए हैं। एक ही हफ्ते बाद विश्वनाथ भाई भी चुनार से आ गए थे। उन्हें मेरा वहां आना और रहना, उनकी सुविधाओं में खलल डालना सुहाया नहीं था। फिर भी तिरस्कार उन्होंने नहीं किया। एक बासे वाले को कहकर मेरे खाने की व्यवस्था करा दी। जल्द ही उन्होंने मेरे लिए एक नौकरी भी तलाश की, आर.एल. बर्मन कंपनी में। 1 रुपया रोज पर मैं उस कंपनी के दफ्तर के बाहर की तरफ तख्त पर बैठकर ग्राहकों के पते छपे फार्मों पर लिखा करता था। विश्वनाथ त्रिपाठी जब विश्वामित्र के लिए विज्ञापन ढूंढने निकलते, तब अक्सर मुझे भी साथ ले लेते, ताकि वह धंधा भी मैं समझ लूं। उन्हीं दिनों सन 1920 वाली मशहूर महाकांग्रेस हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। उसी कांग्रेस सेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था। प्रस्ताव के विपक्ष में बोले थे मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल जी। कैसा जोश, कैसा खरोश, कैसे कैसे हृदय स्पर्शी भाषण हुए थे। कितनी इज्जत थी गांधी जी की। प्रेसिडेंट होने के बावजूद लाला जी महात्मा जी को पंखा झल रहे थे। राष्ट्रीय महासभा के उस क्रांतिकारी अधिवेशन के दर्शनों ने मेरे मन में जैसे राष्ट्रीय नशा भर दिया था। प्राणों में एक सपना, गौरव। मुझे लगा बनारस छोड़ राष्ट्रीय रण के इस मौके पर कलकत्ता में अकारण ही आया। मुझे पुनः बनारस फिर लौट जाना चाहिए। बनारस में फिर भी मेरा व्यक्तित्व विकास कर रहा था, लेकिन अपार कलकत्ता में तो मैं कुलगिरी करने काबिल भी कायाधारी नहीं था। कलकत्ता जाने पर, नौकरी तलाशने पर मुझे पता चला कि मैं किसी भी काम के काबिल नहीं हूँ। राष्ट्रीय भावना के साथ इस नाकाबिलियत ने भी कलकत्ता छोड़ने को मुझे कम उत्साहित नहीं किया। तब तक चुनार से बड़े भाई का पत्र विश्वनाथ भाई पर आया कि वह मुझे बनारस भेज दे। तब तक मैं 1 मास से करीब आर.एल. बर्मन कंपनी में एड्रेस लिखने की नौकरी कर चुका था। लेकिन बिना नोटिस जो मैं छोड़ चलने पर आमादा हुआ, तो कंपनी वालों ने भी तनख्वाह के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। विश्वास करें, जिंदगी में वही मेरी एकमात्र नौकरी थी जिसका वेतन आज तक मुझे नहीं मिला। फिर मेरे पिता की सुगति बिचारिये, जो सारी जिंदगी पुजारी की नौकरी करते रहे, लेकिन तनख्वाह के रुपए मंदिर मालिक सेठ के ही यहाँ समय पर लेने को छोड़ देते थे। लेकिन जब समय आया, वह बीमार पड़े, तब साहूकार ने रुपए न दिए। मेरी भगनी के शादी में पिता दिवंगत हो गए, रुपए मिलते ही रहे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आत्मकथा अपनी खबर के 15वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, आत्मकथा अपनी खबर के आगे के खंड को सुनने के लिए आप जुड़े रहें कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।